नमस्कार डॉक्टर कनकलता तिवारी जी। नमस्कार। अनामिका साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर आप सभी का वंदन अभिनंदन है। आज हम लोग इस मंच पर पहली बार इस मंच पर ऑनलाइन गोष्ठी शुरू कर रहे हैं। वसंत की आहट सुनाई दे रही है और इसके साथ साथ ही जो हमारी सिमटी सकुचाई सहमी सी जो जीवन शैली थी, धीरे धीरे वसंत की ऊर्जा की ओर जा रही है। आम्र वृक्षों में भी मंजरियां लगनी शुरू हो गई हैं और मलयानिल की सुगंध से हम सब आप्लावित हो रहे हैं। इन सब के साथ पूरी प्रकृति माँ शारदे की अर्चना अभ्यर्थना की तैयारी में मग्न है। किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए हम पहले वाणी और विनायक की आज्ञा और आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे मंच को आज सुशोभित कर रही हैं अपने वरद हस्त लेकर डॉक्टर कनकलता तिवारी दीदी और साहित्य के हस्ताक्षर पुनीत अग्रवाल जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन ही महाप्राण निराला की जयंती भी मनाई जाती है। तो एक तरफ बसंत है, दूसरी तरफ हमारी माँ वीणा पाणी है और फिर इसके साथ साथ इन प्रकृति के तरह तरह के रंग रूप हैं। मैं इस मंच पर आप सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ। इस मंच की संरक्षिका डॉक्टर सुशीला ओझा का स्वागत है। इसके साथ साथ प्रणति ठाकुर जी आपका स्वागत है। कुमार अनुपम जी इस मंच के संयोजक हैं, उनका भी स्वागत है। इस सबके साथ हम अपने कार्यक्रम को बहुत जल्दी शुरू करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे मंच की जो उपाध्यक्ष हैं प्रणति ठाकुर जी अपने शब्दों से माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करें। उसके बाद हम इस कार्यक्रम में सुचारू ढंग से जुट जाएंगे। तो प्रणति ठाकुर जी एक माँ के लिए वंदना आप करें। जी, जो आज्ञा। माँ वीणा पाणी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं और माँ वीणा पाणी की वंदना शुरू करती हूँ। शारद तेरी शरण परूं, रखना अपना मान, बुद्धि सदा सात्विक रहे, जरा न हो अभिमान। हे माता जरा न हो अभिमान, रहूं कलम की सेविका, चरणों में हो शीश। रहूं कलम की सेविका, चरणों में हो शीश। मैं चारण तेरी रहूं, इतना दो आशीष। हे माता इतना दो आशीष। हे माता श्वेतांबरा, श्वेत कमल आसीन। हे माता श्वेतांबरा, श्वेत कमल आसीन। मेरी मति ऐसी करो, रचूं मैं नित्य नवीन। हे माता रचूं मैं नित्य नवीन।
तेरी कितनी विद्वता थोड़ी करो प्रदान, तेरी कितनी विद्वता थोड़ी करो प्रदान। विदुषी ललना मैं बनूं, इतना दो वरदान, हे माता इतना दो वरदान। बनूं मैं तेरी साधिका, ऐसा करो उपाय। बनूं मैं तेरी साधिका, ऐसा करो उपाय। मन में सुंदर भाव हो, कलुष कभी न आए, हे माता कलुष कभी न आए। हे वर मुद्रा धारिणी, वर दो मुझको आज। हे वर मुद्रा धारिणी, वर दो मुझको आज। ऐसी ओजस्विनी बनूं, गौरव करे समाज, हे माता गौरव करे समाज। जय मां हंस वाहिनी की। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां, बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुंदर भाव। बहुत हम बहुत सब धन्यवाद। सरस्वती की आराधना में लगे हुए हैं और उसकी पूर्व संध्या पर हम सभी इस सारस्वत यज्ञ में उपस्थित हैं। मंच हमारा गौरवान्वित है और निराला की ही पंक्तियों में नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, दे वीणा वादे बर दे। आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे, हम बुद्धि और विवेक से समृद्ध हों। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं इस मंच की सचिव शुभ्रा मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मंच के बारे में कुछ बताएं, मंच का परिचय दें, कुछ बताएं। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। चल ही रहा है। हाँ, सबको अभिवादन। और सबसे पहले इस मंच का जो भी जुड़े हैं हमारे साहित्यकार, सभी आदरणीय जनों को हमारा नमस्कार। और इस मंच का जो कुछ परिचय है वो मैं आपको देती हूँ। अनामिका साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उद्देश्य है साहित्य के साथ साथ अपनी संस्कृति का विस्तार भी है। आप सभी महानुभावों का इस मंच पर हृदय से स्वागत है। आप निरंतर सृजनशील रहें, ऐसी हमारी कामना रहती है। और माँ वीणा वाणी की असीम कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। यह मंच मात्र एक साहित्यिक मंच ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक मंच भी है। विभिन्न कलाओं अर्थात साहित्य सृजन के साथ साथ शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य, लोकगीत, लोक परंपराएं, चित्रकला, जो भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उन सब के लिए ये मंच खुला हुआ है। सारे सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे मंच पर स्वागत है। इस समूह के नवीन सदस्य, रचनाकारों और कलाकारों का हृदय से स्वागत है। आपका आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन, सुझाव, जो भी आपके पास सुझाव है कि हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, आप सदैव हमें दे सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारा जो मंच है प्रत्येक रविवार को यह बाल कलाकारों के लिए समर्पित रहता है। इसमें छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी जो भी उनकी कलाएं होती हैं, चित्रकला, जो भी उनके पास कला है, जो भी स्किल है, उस स्किल को वो यहाँ पे मतलब आके यहाँ क्या कहते हैं इस मंच पे उसको शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। और इससे उनका थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चों ने इतना कुछ हमारे मंच के लिए किया, तो ये अच्छा लगेगा। तो बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की सांस्कृतिक कला से संबंधित 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर रविवार को प्रेषित कर सकते हैं, या फिर किसी सुप्रसिद्ध रचनाकार की कविता या काव्य कृति, कुछ भी, जो भी बच्चे कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, तो वो रविवार को 1-2 मिनट का वीडियो वो बना के डाल सकते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम उन बच्चों को एक मतलब एक प्लेटफॉर्म दें उनके स्किल को डेवलप करने के लिए। और हमारा प्रयास अत्यंत छोटा है, लेकिन ये कहते हैं कि अभ्यास करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम संकल्पित हैं। और एक हमने नई कड़ी शुरुआत की थी नवरात्रि के समय से। तो उसमें हमने उत्कृष्ट कृतिकार और उनकी अमूल्य कृतियों के नाम से हमने एक श्रृंखला चलाना शुरू किया, जिसमें देश विदेश के सुविख्यात रचनाकारों को हम जोड़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहली रचनाकार जो हमसे जुड़ी वो है कनकलता जी और पुनीत अग्रवाल जी। तो आप लोग का हृदय से स्वागत है। और आप लोग हमारे मंच के मतलब इस कड़ी के आप लोग पहली कड़ी है, तो आप लोग का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद। इस मंच की संरक्षिका, धन्यवाद। अच्छा आपने परिचय दिया मंच का। इस मंच की संरक्षिका डॉक्टर सुशीला ओझा की अनुमति लेकर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला ओझा ही रहेंगी। तो इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हम सभी साहित्यकार हैं, कलाकार हैं। एक कवि का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। आज हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं, हम उनसे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे। उन्हीं के शब्दों में हम उन्हें आवाज देते हैं। सबने अपना अपना रेगिस्तान चुना है, अपने हृदय तंत्र का ही रसगान चुना है। सबने अपना अपना रेगिस्तान चुना है, अपने हृदय तंत्र का ही रसगान सुना है। मन की बालू पर ढेरी छाओं की उड़ जाती लेती न था हवाओं की। समय की किरणों ने ललाट पर भाग्य बुना है, सबने अपना अपना रेगिस्तान चुना है। कितनी सुंदर और गंभीर पंक्तियां हैं हमारी जो विशिष्ट अतिथि। और मैं जानना चाहूंगी कि यह जो शब्दों की यात्रा, यह शब्दों के भाव और जो यात्रा है, यह कब से और कैसे प्रारंभ हुई, यह हम सब सुनना चाहेंगे आपके शब्दों में। मैं बताना चाहूंगी कि ये शब्दों की जो मतलब धारा है, इसका जन्म तो बचपन में ही हो गया था, क्योंकि मेरे जो नाना थे पंडित गिरीश चंद्र त्रिपाठी, वो विश्वामित्र के संपादक थे और इसके अलावा वो उपन्यासकार भी थे, अच्छा लिखते थे। माँ का जो था साहित्य से अच्छा संबंध था, बहुत पढ़ती थी मम्मी। तो हम लोग शुरू से ही बहुत पढ़ते थे और फिर पढ़ते पढ़ते तो जानती हो लिखना भी होने ही लगता है। तो बचपन से ही नींव पड़ गई थी और फिर धीरे धीरे परिस्थितियों ने जैसा हुआ वैसा मोड़ लेती गई और उसी तरह से हम आगे बढ़े, लिखते रहे, पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े। बस ऐसी जीवन नैया चलती रही। आपको कब लगा कि मैं इस लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हूँ? लिखने के लिए हम लोग अपनी पहली रचना हमारी जो थी वो उन्नाव के पेपर में छपी थी कहानी। उसके बाद दूसरी कहानी हमारी हिंदुस्तान में छपी थी और उसके बाद हमको उन लोगों ने वहां पर पता दे दिया था। हमको बहुत सारे पत्र आए उस जमाने में, बहुत हम 1998 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास काफी पत्र आए जिसमें कहानी की बहुत प्रशंसा थी।
तो उसके बाद हमारी एक कविता भी अमर उजाला में छपी। तो हमें लगा कि अगर हम छप सकते हैं, पसंद आ सकते हैं, तो हमें कुछ है, उसको हमें विकसित करना चाहिए। तो हमें लगा हम साहित्य के क्षेत्र में जरूर जा सकते हैं अगर हम मेहनत करें। हमारी वो कहानी थी तब। अच्छा, हाँ, आपकी वो कोई हाँ बोलिए। सुंदर कोई रचना जो आपको बहुत पसंद है, स्वयं की लिखी हुई रचना जो आपको बहुत पसंद है, हम लोग सुनना चाहेंगे उसे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस समय मैं गजल लिखने पर बहुत ध्यान दे रही हूँ। मेरा जो नया शौक है ना, वो गजल है। तो इस समय मेरी मनपसंद रचना एक गजल है, जो कि गजल कुंभ में पढ़ी गई थी और पसंद की गई थी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। पुनीत जी इजाजत है? सुशीला जी इजाजत है? स्वागत है जी। जी जी, स्वागत है। गजल मैंने लिखी है। सियाह दिल को मेरे जगमगा गया कोई, सियाह दिल को मेरे जगमगा गया कोई, अंधेरे कमरे में दीपक जला गया कोई। और आगे का शेर लिखा है दिल के वरक पर अगर मेरा ही नाम, लिखा है दिल के वरक पर अगर मेरा ही नाम, तो क्यों लबों पे तेरे नाम आ गया कोई। आगे पेश है। कभी मिली नहीं इश्क की रहे मंजिल, वफा के मोड़ पे दामन छुड़ा गया कोई। और आगे का शेर है, न मेरी शादी उसे और ना मैं ही याद रही, मेरी तलाश में मुझको रुला गया कोई। और अंतिम है, सफर था धूप का तन्हा, मैं चल रही थी कनक के बन के, छाव सा जीवन में आ गया कोई। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना। है। और रचना भी जो सुंदर, स्वर भी सुंदर, है शब्द भी सुंदर, सब सुंदर। उसको देखने और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। अंग्रेजी में आपके 4000 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं और आपकी उच्च शिक्षा के तो कुछ कहना ही नहीं है उसके बारे में। इसके साथ कई तरह की लेखन प्रतियोगिताओं में आपने अपने आप को प्रमाणित किया है और बहुत सारे, यहाँ तक कि आपको साहित्य सेतु अवार्ड भी मिला हुआ है, और वह भी लंदन पार्लियामेंट से आपको मिला हुआ है। बहुत बड़ी बात है
और एक महिला के रूप में, एक महिला रचनाकार के रूप में हम लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। और हम बढ़ते जो आगे, आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं पुनीत अग्रवाल जी, उनके पास हम पढ़ना चाहेंगे। और प्रणति जी आप आए। जी, साधारण लोगों की जेबें बहुत बड़ी होती हैं। साधारण लोगों की जेबें बहुत बड़ी होती हैं, उनके कद से बड़ी, उनके अनुपात से बड़ी, उनके हैसियत से भी बड़ी, क्योंकि उनमें वे समेटे सहेजे रखते हैं कमाई हुई दौलत, संभाली हुई इज्जत, निभाए हुए संबंध, बिताए हुए लम्हे, संजोए हुए सपने। ये बेहतरीन लाइनें जिनकी हैं वो आदरणीय पुनीत अग्रवाल जी हम सबके समक्ष है, हम सबके बीच हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इतनी जी बोलिए। ये आप लोग का आभार माने बहुत बड़प्पन है। आप लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा आभार किया है, इतना बड़ा एहसान किया है। इस मंच पे मुझे यहाँ पे बुला के मेरा इतना सम्मान किया है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आप लोग के मध्य रह सकूं, पर डॉक्टर शिप्रा और आप लोग का प्रेम इतना है कि ना नहीं कर सका। और अरे थोड़ा बहुत हम लोग अनुग्रहित हैं कि आप आए। आप दोनों के आने से हम लोगों का जो है मंच अभिभूत है। डॉक्टर कनकलता को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं उनके नजदीक भी पहुंच सके तो बहुत बड़ी बात होगी हम लोग के लिए। आदरणीय, मैं जैसे कि आपने लिखा है कि आप स्वांतः सुखाय लिखते हैं जी, तो ये अनुभूति प्रथमतः कब हुई कि स्वांतः सुखाय लिखना जरूरी है? ऐसा है, मेरे पृष्ठभूमि में पिताजी बहुत लिखते थे, माँ बहुत लिखती थी। तो लिखना तो काफी कम उम्र में ही मुझे मिल गया था, लिखने का एक विरासत में। तो क्लास 6 में था तब मैंने लिखना शुरू किया था। यही टूटी फूटी लिख लेता था और धीरे धीरे उसको मरम्मत करते गए पिताजी। मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी वही थे और मेरे शिक्षक भी वही थे कविता के मामले में। तो पिताजी बोलते थे क्या लिखते, ये बकवास। माइक किसी का खुला हुआ है, थोड़ा सा उसको बंद कर लें तो स्पष्ट आवाज आएगी। अपना अपना माइक आप लोग बंद कर लेंगे तो स्पष्ट आवाज आएगी। किसी का माइक खुला हुआ है, आप बोलें आदरणीय, आप बोले। तो वही लिखते लिखते थोड़ा परिष्कार होता गया। धीरे धीरे मन में अनुभूतियां रही, उसको एक शब्दों के माध्यम से मैंने लिखना शुरू किया। एक सेतु बनाया अपने आप में और कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ बकवास लगी लोगों को, लेकिन बस इसी तरह अनुभूति होती गई, लिखते गए, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद है। ऐसी रचनाओं में किस क्षेत्र में आप ज्यादा लिखना चाहते हैं? भावनात्मक या फिर संबंधों पर या फिर हमारा परिवेश है उसको बदलने के लिए कुछ लिखना चाहते हैं? किस विधा में आप ज्यादा लिखना चाहते हैं? हम भावनात्मक ज्यादा लिखते हैं और आजकल के जो परिवेश है उस पर बहुत लिखता हूँ। जीवन की जो दर्शन है, जीवन की जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। जो जीवन से सीखा उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ज्यादातर मुक्तकों में लिखता हूँ या छोटी छोटी कविताएं हैं उसमें लिखता हूँ। लंबी कविताएं कुछ हैं मेरी, लेकिन वो थोड़ी पर्सनल ज्यादा है। व्यक्तिगत रूप से इसको देखा जाता है तो ज्यादा मिलेंगी वो पर्सनल, अपनी खुद की व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो। इसलिए जो सार्वजनिक रूप से हैं वो छोटी छोटी कविताएं हैं, भावनात्मक हैं और जीवन दर्शन पे ज्यादा है।
तो आपकी कोई ऐसी रचना जो हम सब भी सुन सकें, आप आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ सुनाइए। कुछ मुक्तकों हम से सुनना अगर आप चाहेंगे। लोग का आपका आदेश हो तो मुक्तक कुछ आप लोग जी के साथ जरूर, साझा जो करना चाहिए। जो आपके मन के करीब हो और हम सबसे साझा कर सकें। स्वागत है। एक दो मुक्तक आपको सुनाता हूं। मैंने कब उड़ने का विफल प्रयास किया, मैंने कब उड़ने का विफल प्रयास किया, नभने ही चरण छुए हैं आ आकर। मैं तो अनगढ़ पत्थर की प्रतिमा गढ़ता था, वाह भगवान स्वयं बस गए उसी में ललचाकर। वाह। एक कुछ कविताओं पे लिखा कि सुख दुख यश अपमान हार जीत लिखता है, कभी आज कभी आगत कभी अतीत लिखता है। झिझोड़ती है जब कोई बात जज्बात को, विकल होकर कवि तभी कोई गीत लिखता है। वाह, बहुत खूब। एक जिंदगी की सच्चाई पे लिखा मैंने, यामिनी हो तम न हो संभव नहीं, यामिनी हो तम न हो संभव नहीं, अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, मत शिकायत कर दुखी है तू अगर, जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत ही सुंदर। तो ये कुछ मुक्तक है। और एक बेटी का पिता हूं, इसलिए एक मन में बात आई, उस पे लिखा बहुत मैंने कि सौभाग्य की बात है कि आप बेटी के पिता हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। अरे धन्यवाद। बहुत एक मैंने लिखा, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, टहनियों से अचानक छड़ी हो जाती हैं, वाह इनके बचपन को जिए संजोए रखिए, ये तो समय के समक्ष खड़ी हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तो इसी तरह कुछ यही मुक्तक थे, कुछ क्षणिकाएं हैं, कुछ कविताएं हैं। मैंने तुक्तक लिखने की कोशिश भी की, जो इंग्लिश में जो लिमेरिक्स कहा जाता है। थोड़ी सी कठिन होती है लेकिन वो मजा आता है लिखने में। तो एक क्षणिका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर। अस्त होते सांध्य रवि ने पूछा जगत से, अस्त होते सांध्य रवि ने पूछा जगत से, मेरा भार लेगा कौन। प्रश्न सुनकर विश्व सारा रह गया स्तब्ध निरुत्तर मौन। तभी एक छोटे से दिए ने बड़ी विनम्रता के साथ झुकाकर माथ जोड़कर हाथ कहा, जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा नाथ। वाह, क्या बात है, कितनी बड़ी बहुत बात ही है। बहुत अगर बहुत ही गूढ़। मैं समझता हूँ बहुत कि सुंदर। हर प्रयास छोटा या बड़ा, प्रयास बहुत जरूरी है। प्रयास को आप अनुपात में या आकार में छोटा नहीं कर सकते। प्रयास की अपनी एक अपने वजूद होता है, उसका अपना वकार होता है। तो प्रयास करते रहना चाहिए, उसका नतीजा कभी ना कभी तो मिलेगा। तो उस भाव से ही लिखा था मैंने। और आज के जमाने में आज के जो परिवेश है उस पे एक क्षणिका लिखा था, फर्श से अर्श तक, नजर से स्पर्श तक मैला हो चुका है, अनुबंध से संबंध तक, जिह्वा से गंध तक विषैला हो चुका है। आज के दिन जो सामाजिक परिवेश है, भाई भाई से नहीं बात करता, परिवारों में टूटन है, कुछ राजनीति के कारण, कुछ धन के लिए, इस बात पे एक मन में भाव आया था, तो ये क्षणिका लिखी थी मैंने। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों से सुनना जरूर चाहूंगा, अपनी कहने से अलावा सुनना जरूर। पढ़ते रहते हैं, आपकी रचनाएं जब भी आती हैं
निश्चित रूप से उसे आप सबकी रचनाएं हम लोगों के लिए अनमोल होती है, उसे हम लोग पढ़ते रहते हैं समय समय। ये बड़ा आभार है मुझ पर। आप लोग जैसे सुधी विद्वजन है, हम लोग पढ़ते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जी, आप अपनी रचना सुनाएं जो आप सुनाना चाहते थे। एक आज वैलेंटाइन डे अब कल परसों में ही है, तो उसपे एक छोटी सी हम लोग इंतजार में हैं। ये क्या है कि हाँ, प्रेम की पेशकश से प्रणय की परिणति तक के 7 दिवसीय प्रकल्प को वैलेंटाइन सप्ताह के नाम से जाना जाता है। वाह। एक गुलाब देकर चंद्रमुखी की चांदनी की चाहत से चरणबद्ध तरीके से यामिनी का चरणामृत पान करने के विदेशी उत्सव के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मेरे स्वर पे मत जाइएगा, मैं बहुत कर्कश आवाज देता हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। अब देखिए प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच कैसा संबंध रहता है, क्या रहता है और किस तरह बातचीत होती है उनकी। हर नए दिन में नूतन सी धड़कन है ये, तड़पन भरी कोई मजबूरी भी है। प्रेम ही चांद है, चांदनी भी वही, चंद्रमा से धरा की वो दूरी भी है। एक दिन में ही कैसे ये सब व्यक्त हो, इतनी सारी बातें। एक दिन में ही कैसे ये सब व्यक्त हो, नियम भी तो होते हैं अभिसार में। प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। अब प्रेम कितने रकम के हैं, कितने तरीके के हैं, उस पे कुछ मैंने कोशिश किया है लिखने का। राधा और कृष्ण का प्रेम सब जानते, एक नटवर की मीरा दीवानी भी थी। गोपियां प्रेमिकाएं सुदामा मनमीत, अंधसूरा की भेवल कहानी भी थी। कितने लोग कृष्ण के दीवाने थे, प्रेम में थे। पर जो कृष्णा के चीर की लाज बने, कृष्णा द्रौपदी, पर जो कृष्णा के चीर की लाज बने, सखा धर्म निभाया सखी प्यार में। प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। अब प्रेम के कुछ नए रूप। पुत्र के प्रेम में जान दशरथ ने दी, स्नेह कैकेयी का सुत के लिए कम न था। स्वर्ण लंका में आसक्ति विपदा बनी, प्रेम विरहा से निकली पराक्रम कथा। प्रेम ही में अब कुछ ऐसे लोग जिनको प्रेम के बारे में कोई नहीं बोलता। प्रेम ही में तो लक्ष्मण थे जंगल गए, प्रेम ही में तो लक्ष्मण थे जंगल गए। उर्मिला ने जिया प्रेम अंधियार में। प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। और अंतिम बंद है।
प्रेम माई की मुस्कान आंसू में है, प्रेम माई की मुस्कान आंसू में है, प्रेम बाबा के चौड़े से सीने में है, प्रेम बहना के रेशम की डोरी में है, प्रेम देश पे मरने या जीने में है। अनेकों हैं रूप इसकी सीमा असीम, अनेकों हैं रूप इसकी सीमा असीम, प्रेम कैसे बंधे दिन के व्यापार में, प्रेम का एक ही दिन नियत हो कोई, बेतुका सा चलन है ये संसार में। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सचमुच प्रेम को दिन के परिधि में तो बांधा नहीं जा सकता। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। और प्रेम को सिर्फ दिन नहीं, प्रेम को रूप में भी नहीं बांधा जा सकता। हम लोग सिर्फ एक वैलेंटाइन डे के नाम पे हम लोग जो एक ये जो मजाक कर रहे हैं ये गलत है। प्रेम हर रोज का है, प्रेम हर दिन में है, और प्रेम की कोई परिभाषा कभी कम नहीं हो सकती। उसी पे लिखने का प्रयास किया मैंने। प्रेम अपरिभाषित है, प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। वो प्रेम एक मंत्र है। मंत्र जैसे आदमी लघु देखने में लगता है लेकिन उससे विराटता रहती है, वही विराट चीज जो है वह प्रेम में समाया हुआ है। कबीर ने कोई अलग नहीं कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का। पोथी पढ़ने से प्रेम नहीं होता है, प्रेम अपनी अनुभूति है, अपनी विभूति है। एकदम सही है माजी। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर जो है इनके बारे में आपने कहा। हम कुछ पंक्तियों से आदरणीय कनकलता दीदी को आवाज देना चाहेंगे। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं वसंत हमारे सम्मुख, हमारे चहुओर छाया हुआ है। आयल ऋतुपति राज वसंत, धावल अलिकुल माधवी पंथ। तो उसके साथ साथ हम वसंत की एक आभा, एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। दीदी को उन्हीं की पंक्तियों से हम बुलाना चाहेंगे। तन की वेदी पर समिधासा, मन चुपचाप जला। तन की वेदी पर समिधासा, मन चुपचाप जला। प्राणों का सूरज गोद व्यथा की, अक्सर शाम ढला। कितनी गंभीरता है, कितनी गूढ़ता है इन पंक्तियों में। दीदी की एक कविता पढ़ने पर लगता है कि हम कहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। दीदी से हम जानना चाहते हैं कि आपने इतनी लेखन के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई आपने पार कर ली है, एक शिखरत्व तो महसूस कर रही होंगी। तो ऐसा कहीं कुछ जो आपके लेखन में या आपके जो आप करना चाहती थी, जो आप देना चाहती थी, वह सब कुछ आपने किया। जब ये डॉक्टर कनकलता तिवारी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनको क्या लगता है कि अभी उनकी यात्रा और बाकी है, कुछ काम शेष है, या हमने उसको जो चाहती थी, जो करना चाहती थी, जिन क्षेत्रों में वह आगे कुछ देना चाहती थी, क्या वह सब कुछ संपन्न हो चुका है, या फिर अन्य कोई कुछ है जो अभी बाकी है, शेष है, जिसे हमें पूरा करना है? अभी अपने आप को आप कहाँ देखती हैं? देखो, इच्छाओं का तो अंत होता नहीं है शिप्रा। तो इच्छाएं अनंत हैं और वो कभी भी उनका अंत होता नहीं। इससे मेरी भी इच्छाएं अनंत हैं। और जब मैं पिछली जिंदगी देखती हूँ तो मेरी पिछली जिंदगी में कुछ बताना चाहूंगी कि मेरा 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था, जब मैंने हायर सेकेंडरी पास किया था। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए और उनको लेकर के मैंने पीएचडी की। तो वो बड़ा संघर्ष और आपाधापी वाला जीवन था। तो जो संघर्ष थी और अंदर कभी कभी कुंठा होती थी कि मेरे मन में जो चीजें हैं वो पाऊंगी कि नहीं, तो उसको जो पाने की आग थी, एक आग थी मेरे मन में जो जलती थी, तो उसी आग ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया
और अभी भी बहुत सारी तमन्नाएं हैं मेरी। एक उपन्यास पर मैं काम कर रही हूँ, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी कलकत्ता है, तो वो सब चीजें अभी बाकी हैं, हो रही है। काव्य संग्रह की भी तैयारी है, कहानी संग्रह की भी, तो चल रहा है मेरा काम। तो मैं समझती हूँ कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, वो तो हमेशा साथ चलती रहती हैं। हाँ, फिर भी ईश्वर की कृपा से जीवन में जितना मिला है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और आप कोलकाता से ज्यादा प्रभावित हैं, यहाँ आपका ज्यादा समय। मेरा जन्म यही हुआ है और कलकत्ता में ही मेरा जन्म और लालन पालन सब कुछ हुआ है, और मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी यही हुई है। तो ये तो जानती हो कि मायका बहुत प्यारा होता है, तो कलकत्ता मुझे प्यारा रहेगा ही ना। और उस समय के कोलकाता में और आज के कोलकाता में क्या आप अंतर पाती हैं? क्योंकि हम लोग तो यहाँ के लिए नए हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं समझ पाते, उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका बचपन यहाँ बीता है, तो उस समय से और आज कोलकाता में एक साहित्यिक पृष्ठभूमि को लेते हुए भी यहाँ क्या ऐसा है जो बदलाव आप देख रही हैं? देखो, कलकत्ता जो है राजनीतिक रूप से हमेशा ही जो है काफी जो समृद्ध रहा है। राजनीतिक रूप से यहाँ पे जो एक पृष्ठभूमि थी और लोगों की जो एक मानसिकता थी, तो वो हमेशा से बड़ी स्पष्ट रही है। तो उस रूप से ये बहुत रहा है। साहित्य में भी कलकत्ता बहुत आगे रहा है। इतना है कि मतलब बदलाव ये आया है कि पहले इतनी भीड़ नहीं थी, अब बहुत ज्यादा भीड़ है कलकत्ते में। और बाकी मेट्रो शहरों को देखते हुए कलकत्ता उतना भाग नहीं पाया है। जैसे अब मैं बम्बई में रहती हूँ, बम्बई की जीवन शैली देखती हूँ, बेंगलोर जाती रहती हूँ, वहां का देखती हूँ, उस हिसाब से कलकत्ता उतना भागा नहीं है, ठहरा हुआ है कलकत्ता। और मैं तो जब समय मिलता है मैं जुड़ती हूँ, और बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां यहाँ चलती रहती हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ बांग्ला भाषी है और मुझे बांग्ला नहीं आता है, इसके चलते वहां मुझे कोई सुनेगा नहीं, मेरा सहयोग नहीं करेगा। ऐसी बात यहाँ कभी महसूस नहीं नहीं नहीं, होती। यहाँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे तो बांग्ला भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। हिंदी का अच्छा प्रचलन है और हिंदी पर काफी काम भी हो रहा है। और शब्दाक्षर जैसा जो ग्रुप है वो तो वहीं कलकत्ते का ही है, जो कि हिंदी भाषियों का और हिंदी के लिए काफी काम कर रहा है। तो वो कलकत्ते का ही ग्रुप है। अच्छा दीदी, आपकी कुछ और रचनाएं हम सुनना चाहेंगे मंच पर? बिल्कुल 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 सुनाना चाहूंगी मैं। तो अभी तुमने बात की, इन्होंने प्रेम की बात करी और तुमने बसंत की बात की, तो बसंत को लेकर एक मुक्तक बोलूंगी मैं और फिर एक कविता। मुक्तक है, ऋतु बसंत है प्रणय की, ऋतु बसंत है प्रणय की, मगर सैनिक का कर्तव्य बड़ा। एक सैनिक की पत्नी उसे बसंत में आने को कह रही है ताकि होली उसके साथ मना सके उसके बाद। तो ऋतु बसंत है प्रणय की, मगर सैनिक का कर्तव्य बड़ा। कैसा हो बसंत उसका, वो सोच रहा है खड़ा खड़ा। फूलों ने पहना बसंत का रंग अंग पर मस्त, लेकिन सैनिक ने पहना अब चोला नया बसंत। देश मनाता ऋतु की महिमा, खुशियों की बौछार लिए। देश मनाता ऋतु की महिमा, खुशियों की बौछार लिए, क्योंकि सीमा पर बैठा है प्रहरी, रक्षा की तलवार लिए। तो बसंत का एक सैनिक के संदर्भ में। और अब मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी। बसंत है तो फूल याद आते हैं, और फूलों में मुझे अमलतास के फूल बड़े अच्छे लगते हैं। जब वो पेड़ पर खिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कविता उन्हीं को लेकर है। अमलतास के फूल खिले, जब याद मुझे तुम फिर आए। चहुं ओर छाए
पराग से कण कण तेरे तन के साए, मृदुल हवा मदमस्त हुई जब टेर कहीं चातक की आई, डाली डाली झूम उठी है नृत्य कर रही है पुरवाई, मेरे हृदय के तार बज उठे राग बसंत ये पुरवा गाए, मध्यम हुई वृक्ष सुन रहे गान प्रकृति का, कोपल कोपल खिल खिल जाए। आगे का बंद है। मध्यम हुई नदी की लहरें, मध्यम हुई नदी की लहरें, जल तरंग सी प्रीत बही, नैना आतुर है जाने को राह कहीं दिखती ही नहीं, आमंत्रण देता ये यौवन झरझर रस छलकाए, अमलतास के धवल पुष्प में साजन मुख मुस्काए, मेरे साजन मुख मुस्काए। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुमधुर स्वर की आप स्वामिनी हैं। बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज सुन के। अब मैं पुनीत अग्रवाल जी से, जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं, उनकी पंक्तियों में ही मैं उन्हें आवाज देना चाहती हूँ। हमने जलाए दिल के दीपक तेरी खातिर, हमने जलाए दिल के दीपक तेरी खातिर, फिर भी मैं ना पा सका विश्वास तेरा, जिस मोड़ पर तुमने छुड़ाया हाथ अपना, नजरे नजारे थम गए सारे वहीं पर, ये तुम्हारा भाग्य है नियति हमारी, हम दुखी तुम भी अकेले हो कहीं पर। ये बड़ी विचलित करने वाली पंक्तियां हैं, बड़ा गंभीर भाव है इसमें। और इसमें मैं अपने अतिथि से, अपने मुख्य अतिथि से सुनना चाहूंगी कि इतनी सारी संवेदनशीलता वे कहाँ से लाते हैं, और इतनी सुंदर पंक्तियां उनके सामने उद्धृत होती हैं और हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ देर तक समय ठहर सा जाता है। और जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है कि आपने व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, और एक विज्ञान का छात्र, एक व्यवसाय का छात्र इतनी संवेदनशीलता लेकर लेखन के क्षेत्र में इतना अच्छा कर रहा है, ये सुनने वाले को बड़ा विरोधाभास अच्छा लगता है। तो ये परिवेश तो आपको मिल चुका था अपने बचपन में अपने परिवार के लोगों से, लेकिन इसमें आगे बढ़ने का निर्णय आपका स्वयं का था। तो आप अभी क्या ऐसा लगता है कि आप पर किसी तरह का दबाव नहीं था कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या आप विज्ञान और व्यवसाय में ज्यादा शीर्ष पर रहते, या साहित्य के क्षेत्र में आज आप अपने आप को शीर्ष पर पाते हैं? हम लोग आपसे ऐसा है, स्कूल में विज्ञान लेके पढ़ा, डॉक्टर बनना चाहता था, तो +2 तक साइंस लेके पढ़ा, मेडिकल के लिए परीक्षा भी दिया, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो अब मेरे पास ऑप्शन यही था कि या तो मैं बीएससी करके प्रोफेसर बन जाता, तो वो करने का मन नहीं था। फिर घर में व्यवसाय था, घर परिवार हमारा व्यावसायिक परिवार था, तो व्यवसाय से जुड़ गया। तो करना चाहता था विज्ञान, हो गए हम बीकॉम में, जाके व्यवसाय में आ गए, लेकिन दिल तो शुरू से ही
एक कला के तरफ था, तो कलाकार बनना ही चाहता था। चलिए उस तरह नहीं बन पाया, व्यापार में जुड़ गया तो उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। तो इसी बहाने एक छोटी सी 2 लाइन की हंसी की एक कविता है कि हाई स्कूल में फेल हुआ, इतिहास हो गया, और नहीं पढ़ सकता, मेरे बाप को विश्वास हो गया। वो रोज मुझे जूता से जुतियाने लग गए, नतीजा ये हुआ कि मैं बीकॉम पास हो गया। यही समझ लीजिए कि मारते गिरते पढ़ते किसी तरह मैं बीकॉम पास हो गया, और उसके बाद व्यवसाय में लग गया। फिर व्यवसाय से कुछ नौकरी की, नौकरी करने के बाद फिर से व्यवसाय अपना कर रहा हूँ। तो मन से तो कलाकार हूँ, लेकिन जरूरत से तो व्यापार करना जरूरी है, नहीं तो घर संसार चलाना मुश्किल हो जाता है। दोनों का संतुलन बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल है। ये तो अपने 100% सही बात कही है कि दोनों का संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साहित्य में, लिखने में, कविताओं में एक अलग भावना चाहिए, एक अलग मानसिकता चाहिए, और व्यापार में एक कठोरपन चाहिए। और वो कोमलता और कठोरपन के बीच का एक जो सेतु है बहुत मुश्किल है उसको पार करना, क्योंकि एक लाइन ये थी कि हम सेतु को पार करते हैं, हम पार करते हैं, तो हम लोग पुल को पार करते हैं, नदी को पार नहीं कर सकते। ये एक भाव है। तो बस उसी तरह चल रहा है, किसी तरह समय निकाल लेता हूँ। आप लोग का दबाव रहता है, आप लोग का स्नेह रहता है, एक आशीर्वाद है, हो जाता अधिकतर है ऐसा होता है कवि लेखकों, रचनाकारों, साहित्यकारों के लिए एक हमारे समाज में कहा जाता है कि कोई काम धाम नहीं है, इसलिए ये लोग कविता कहानी लिखते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी अपने आप को नहीं, मेरा मानना ये है कि जिस दिन आप अपने आप को अभिव्यक्त करना बंद कर देंगे, आप जीना छोड़ दीजिएगा। अभिव्यक्ति जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, वो उसका जीना बेकार है। ये मेरा बिल्कुल। प्रणति जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? हमारे दोनों अतिथियों से आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगी? माइक बंद है आपका। प्रणति जी का माइक बंद है। जी जी जी, मैंने कहा कि मैं महत्वपूर्ण समय में ही, पता नहीं कैसे आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेट ने दगा दे दिया है, और तब मैं नहीं सुन पाई इन लोगों को अच्छे से, तो मेरा तो बहुत कुछ सुनने का मन रह गया। आप बाद में भी इसको लाइव सुन सकती हैं, कोई बात जी हाँ, नहीं। वही करूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी, पता नहीं बीच में आपने क्या पूछा, मैं तो सुन नहीं पाई, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि साहित्य से जुड़ने का हमारे आदरणीय अतिथिगण का उद्देश्य क्या है, कि साहित्य से जुड़े हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, ये कौन सा उद्देश्य हमें साहित्य से जोड़ चुका है, और कहाँ पर जाके इस उद्देश्य की पूर्ति होगी? देखिए, साहित्य जो है ना, वो सिर्फ खुद को खोजने में मदद देता है। तो साहित्य में आ करके हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी जब हम खुद को पा लेंगे। इंसान सारे जीवन खुद को ही ढूंढता रहता है, और कहते हैं ना कि वो, हाँ, जो सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन साहित्य में ही आकर होता है। और धीरे धीरे जब आप एकदम ऊपर किस पे पहुंचते हैं, जैसे अपने जीवन में काफी अवस्थाएं हैं, जैसे बाल्यावस्था है, यौवन की अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है, फिर वानप्रस्थावस्था है। तो वानप्रस्थ के समय हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन पाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो साहित्य में भी ऐसी अवस्थाएं हैं। शुरू में हम लिखते हैं, नवांकुर रहते हैं, फिर थोड़े हम जो है अवस्था के साथ और थोड़े परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो है
ये सब चीजें कि हम मंच पर खड़े हो जाएं, वाह वाह हो जाए, इस सब की हम निरर्थकता को समझते हैं और फिर हम समझते हैं कि हमें खुद को पाना है और खुद को हम कैसे करें, या हम गरीबों के लिए कुछ लिख सकें, या समाज को बदलने की दृष्टि से हम कुछ लिख सकें, या समाज की सच्चाई को हम सामने ला सके, तो वही हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है और साहित्य के क्षेत्र में वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी मंजिल है। जी बहुत अच्छा कहा आपने। आदरणीय पुनीत अग्रवाल जी भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? एक शुरू से हमारे मन में भाव ये था कि संहितस्य भाव साहित्यम, जिसमें सबका हित हो, जिस भाव में, वही साहित्य है। तो जब तक हम लोग ये सोच के लिखेंगे कि हम सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं, भले ही मैं स्वांतः सुखाय लिखता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए नहीं लिखता हूँ, अपने मन की पीड़ाओं को लिखता हूँ। इस तरह लिखता हूँ कि कभी कभी बोलना पड़े, बताना पड़े, शेयर करना पड़े, तो कोई पढ़ के उससे हम अपनी भाव को उनको अभिव्यक्त करें, उनके साथ साझा कर सकें और समाज के लिए हित में कुछ कर सकें। कुछ ऐसी रचनाएं लिखें जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, वो बहुत जरूरी है। कुछ परिवर्तन के हिसाब से लिख सके, वो बहुत जरूरी है। मैंने अनामिका मंच पर एक अपनी परिवर्तन कविता साझा भी की थी। तो जो कविताएं, जो रचनाएं परिवर्तन नहीं कर पाएंगी, वो निष्क्रिय हो जाएंगी, वो लोग भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश हमेशा ये करते रहता हूँ कि कुछ ऐसा लिखूं जो लोगों को याद रह जाए। मैं याद रहूं ना रहूं, मेरा भाव याद रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी हमारे मंच पर आ रही हैं और बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। जैसे अभी समय थोड़ा ही है, तो मैं एक छोटी सी रचना के एक दो लाइन पढ़ना चाहूंगी, पुनीत जी की अगर इजाजत हो तो। एकदम, बेशक बेशक, हम तो आपको सुनने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं आज। कविता है प्रश्न, और प्रश्न जो है किससे है? एक आदि पुरुष प्रश्न है उससे, और वो कौन है? वो हमारे राम है। तो कविता है, आज धरा पर कितने रावण कैसे तुम संहार करोगे? आज धरा पर कितने रावण कैसे तुम संहार करोगे? राम तुम्हारे तर्कस सुने कैसे तीर प्रहार करोगे? सीता हरण रोज होता है, कोई नहीं बचाने आता। बिलख रही नारी के आंसू, कोई नहीं छिपाने आता। चारों ओर जल रही लंका, कितना अत्याचार सहोगे? राम तुम्हारे तर्कस सुने कैसे तीर प्रहार करोगे? तो ये कविता जो है, इस तरह की कविता आज की स्थिति को कहती है ना। अब घर घर में क्या होता है, जैसे लड़कियां हैं, लड़के लड़की में भेद है, लड़का चाहे जितनी दे रहा है लेकिन लड़की कुछ नहीं करे, तो घर घर में लंकेश पल रहे, इसीलिए लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं करते। घर घर में लंकेश पल रहे, मंदोदरियां चुप रहती हैं। त्रिजटा का बल क्षीण हो चुका, कठिन तपस्या सहती हैं। प्रश्न यही है, लंकापति का कब तक अत्याचार सहोगे? राम तुम्हारे तर्कस सुने कैसे तीर प्रहार करोगे? तो ये एक कविता की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मतलब है विभिन्न हम लोग पढ़ते आए हैं आप लोगों को, लेकिन आज सामने सुनना एकदम रोमांचित करने वाला है। वो भी एकदम सामने लग रहा है जैसे आप हमारे सामने बैठकर कुछ सुना रही हैं। हमारा समय भी लगभग समाप्त होने वाला है, लगभग हो गया है। हम अपने इस मंच के अध्यक्ष महोदया से कुछ सुनना चाहेंगे, आशीर्वचन उनके। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुशीला ओझा, जो इस मंच की संरक्षिका भी हैं, कुछ हमें आशीर्वचन कहें। नमस्कार डॉक्टर सुशीला ओझा। नमस्कार। वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले तो मैं इस सांस्कृतिक मंच पर जो प्रथम पुष्प मैंने अर्घ किया है, वो निर्माल्य, वो नैवेद्य पुनीत जी और कनकलता तिवारी जी हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत
अभिनंदन। और इस मंच पर जितने लोग आए हैं, जो साहित्यिक हैं, जो विद्वान हैं और विद्वान जो रहते हैं, विद्वान के सामने मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि काक हो ही पिक बकाऊ मराला, ऐसी स्थिति सज्जनों को देखकर और विद्वानों को देखकर उघरई विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी। आप लोगों ने मंच को गौरवान्वित किया है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का। क्योंकि जब सत्य की अनुभूति होती है तो उसको साझा करना जरूरी होता है। हम लोग सरस्वती के उपासक तो जरूर हैं, लेकिन हम लोग साझा नहीं करते। इस संदर्भ में कपिल मुनि का एक प्रवचन आता है, जब उनको सत्य की अनुभूति हुई, कोई कुछ वहां पर कोई नहीं था, तो उनकी माँ थी, उनकी अपनी माँ से उन्होंने इस सत्य को अनुभूति किया और इसको जाना। अभी जो है बसंत उत्सव है, बड़ा सुंदर। पुनीत अग्रवाल जी ने कहा कि ये जो 7 दिनों का जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वह कहाँ, ये तो बेतुका है। हम लोगों का कामोत्सव, बसंतोत्सव, ये तो बहुत हम लोग की तो एक परंपरा है, जहां कामदेव जो सृजन के देवता है, जिन्होंने शिवत्व को साधने के लिए अपनी पुष्प धनवा को चलाया था, उसका कोई उद्देश्य था। उद्देश्य था सौंदर्य का सृजन, उद्देश्य था विद्रुताओं का नाश करना, उद्देश्य था अपने अपने के लिए, देवताओं के लिए या समाज में लोक मंगल के लिए अपने को मृत्यु का वर्ण करना। तो मृत्यु का वर्ण करके कामदेव ने तो अपना शरीर जला दिया, लेकिन रति को शाश्वत रखा। वही रति इस बसंत में कैसे, अभी तो बसंत मेरा ठुमुक रहा है, ठुमुक चलत रामचंद्र, उसी तरह मेरा बसंत जो है ठुमुकते ठुमुकते चल रहा है, क्योंकि शिशु बसंत है। अभी सुबह शाम जो है वह जाड़ा शीत लहर जो है वह दंड लेकर खड़ा है। अब पता नहीं आप लोग कलकत्ता में क्या हाल है, लेकिन हम लोग को तो दंड लेकर दिखा रहा है कि ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसी में हमारे सूर्य जो है अट्टहास कर रहे हैं, ऐसे अट्टहास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कलियां जो है वह सिकुड़ी हुई, अभी भयभीत है, अभी अभिभूत आह्लादित, पूरी भाव विभोर नहीं हुई, क्योंकि शिशिर का अभी आतंक है। फिर भी सृजन के देवता, जिसमें सृजन जो है हमारा 5वां पुरुषार्थ है, अगर सृजन नहीं होगा तो सृष्टि या रचना धर्मिता या शिक्षा कहिए, ये क्या है, शिव है। और अगर नहीं होता है तो शव है। अगर शिव में इकार लगा दीजिएगा, वो भी स्त्री आ रही है, तो वह शिव बनेगा। और शिव जो है वह मंगलमयता का, व्यापकता का, प्रसारता का, सकारात्मक का उद्देश्य लेता है। तो शिव और शक्ति हमारे अनामिका मंच की पहला पुष्प जो हमने अर्पित किया है सरस्वती को, वो कनक लता जी। कनक लता जी, कनक तो जितने आग में जलता है उतने चमत्कृत होता है। और ऐसा उन्होंने कहा भी है कि कितने संघर्ष जो है हमारे जीवन का रीढ़ है, और अगर रीढ़ ना हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं। कामनाएं हैं, कामनाएं 2 तरह की हैं, एक कामनाएं जो हमको पतन की ओर ले जाती है, एक कामना है जो ऊर्ध्व की ओर ले जाता है। तो कनक लता जी ने
ऊर्ध्व का कामना किया है और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया है कि उस संघर्ष में प्रणय का जो है, प्रणय जो है वह व्यापक है। केवल प्रणय एक फूल देने से नहीं होता। पुनीत जी ने कहा कि चांद और उसकी चांदनी, कितनी शाश्वतता, कितनी व्यापकता है। तो यह प्रेम जो है उसको आप दिन में या शब्दों में नहीं बांध सकते। ये तो वेद ऋचाओं का मंत्र है जिसको ऋषियों ने बड़ी सुंदर ढंग से और उसको अपने एकांत में हिमालय की घाटियों में पवित्रता की फिजाओं में उसको अपने शब्दों को किसी ने उसने लिखा नहीं है, लेकिन एक शक्ति जो निकली है तो उस शक्ति से उस वातावरण को परिमार्जन, परिष्कार और पल्लवन पुष्पन किया है। तो ये रहा हमारे प्रेम की व्यापकता। आप लोगों ने आकर हमारे मंच को गौरवान्वित किया है। मैं अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ, भाव विभोर हूँ कि आप लोग अगर नहीं रहते, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति समष्टि में मिल जाता है, जब बूंद की बूंदता सागर में मिल जाती है, तब उसका मत, अकेले व्यक्ति का कोई महत्व, इसलिए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। आप लोगों ने इस चीज को, इस मंच को, आप लोगों की चीज है, आप लोगों ने इसको बनाया है, आप ही ने, हमने केवल संचालित किया है, जोड़ा आप लोगों ने। आप लोग नहीं रहता। और शिप्रा जी हैं, प्रणति ठाकुर जो उसकी जो सरस्वती वंदना है, देवकृष्ण जी हैं, शुभ्रा जी हैं, ये सारे लोग जो हैं, अनुपम जी, इसके ये सारे लोगों ने मंच को जोड़ा है। लेकिन जो मेरा शुरुआती दौर जो शक्ति को लेकर हुआ, जब शिव और शक्ति दोनों के मिलन से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई। शिव तो सब है, शंकर तो सोए हुए थे, और शंकर के पैर पर जो शक्ति का पैर, उनके छाती पर जो पैर पड़ा तो उसमें स्फुरना हुई, स्पंदन हुआ, धड़कन हुआ। तो वह क्या हुआ? तो वह शक्ति की वजह से हुआ। शिव और शक्ति, श्रद्धा, हमारा जो हमारे प्रलय, जो पहले हमारे मनु जो है, मानव के प्रथम अवतार जो है, उनको भी श्रद्धा ने संचालित किया। ये धड़कन, स्पंदन जो है वह श्रद्धा, वह शक्ति द्वारा ही संचालित हुई। इसलिए तो प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल, पीयूष से स्रोत सा बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। दोनों को अब देखिए, आकाश निष्क्रिय है और धरती जो है सक्रिय है, लेकिन दोनों के मिलन से ही अंकुरन होता है, सृजन का अंकुरन होता है। और सृजन ही हमारी रचना धर्मिता, हमारी सृजनता, हमारी जो सकारात्मकता है, जीवंतता है, आप लोगों से बनी है। जो जिज्ञासा है वह आप ही लोगों से बनी है। आप लोग जिज्ञासा को समादृत करेंगे तो ये मंच जो है वह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का आभार। आप लोगों ने इस मंच को बढ़ाया है, इसके आप लोग बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का। अब क्षमा चाहूंगी मैं, क्या छोड़ सकते हैं ना? हाँ हाँ, कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है। मैं कुमार अनुपम जी से, जो इस मंच के संयोजक हैं, धन्यवाद ज्ञापन के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद हम देते हैं पुनीत भैया को, जो जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित किया। हम लोग उससे बहुत कुछ सीखे। प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि भाई प्रेम जो है अपना कोई एक दिन उसके लिए फिक्स नहीं है,
हर क्षण प्रेम का क्षण है। कनकलता दीदी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो हम लोग के लिए प्रेरणादायक रही। उन्होंने बताया कि भाई जो रचना है वो सबके लिए होनी चाहिए। समाज का गरीब गुरबा जो तबका है, जो पीड़ित है, जो दमित है, कुचलित है, उन सबके लिए भी हम लोग कुछ लिखें, कुछ उनकी बातें भी करें, केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करें, कुछ और भी करें। डॉक्टर शिप्रा मिश्रा, डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा और डॉक्टर सुशीला ओझा जो इसकी अध्यक्षा हैं, उनका धन्यवाद मैं करना चाह रहा हूँ। प्रणति ठाकुर जी का धन्यवाद, और इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनका भी धन्यवाद, और नेट महाशय, इंटरनेट महाशय का भी धन्यवाद जो इतने देर तक हम लोग का साथ नहीं पाया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसी तरह आयोजित होते रहे कार्यक्रम जी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। और इन सबके पीछे